हम आज पहुंच गए हैं पुणे में, पुणे एमआईटी में। पुणे एमआईटी में चल रहा है भारतीय छात्र संसद। ये 12वीं भारतीय छात्र संसद है। इसमें बहुत सारे जगह से, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उसका इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, एक्टिव पॉलिटिक्स के ऊपर उसका जो राय है वो दे रहे हैं। हम अभी एक कैंडिडेट से बात करेंगे। उसने अभी उसका स्पीच रखा मंच में। नम्रता, वेलकम टू यूएनआई। धन्यवाद। मैंने आपका स्पीच सुनी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बोली। तो पहले मुझे ये बताइए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? नमस्कार, मेरा नाम नम्रता वर्मा है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आई हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से। और यहाँ पर मेरे जो वक्तृत्व का विषय था वो था लोकतंत्र और निगम तंत्र, शक्ति कहाँ। भारतीय छात्र संसद, 12वीं भारतीय छात्र संसद में 3-4 चयन प्रक्रियाओं के बाद उसके बाद हमारा इसमें चयन हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ मिलकर सबसे। और ये एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है कि जहाँ पर मंच में बहुत सारे ऐसे भी स्पीकर हैं जो हर रोज़, जिसको हम देखते हैं कि वो हर एक जगह में बोलते हैं, उसके बोलना सुनने के लिए बहुत सारे लाखों लोग आते हैं। उसके सामने जो आप स्पीच रखा, इसका एक्सपीरियंस कैसा था? वही भारतीय छात्र संसद की विशेषता है कि वो युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं जहां देश के अति विशिष्ट लोग भी उस मंच पर बैठे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बेहतर कर रहे हैं, और उसी मंच पर भी एक युवा जो देश के अलग अलग भागों से आया है वो भी अपने विचार रख पा रहा है। तो मुझे लगता है ये भारतीय छात्र संसद की सफलता भी है और यही उसे सबसे अनोखा और अनूठा बनाता है। और आप देखेंगे कि यही कारण है कि देश भर के अलग अलग प्रदेशों के युवा इस संसद में भाग लेना चाहते हैं और इसके लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये अपने आप में मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत अच्छा अनुभव था। हमारे सत्र में संजय सिंह थे, सुप्रिया श्रीनेत थी, बीजेपी के कई विधायक थे। तो ऐसे अलग अलग दलों से आए हुए लोगों के सामने बात करना, उनके सामने अपनी विचार अभिव्यक्ति रखना अपने आप में बहुत सुंदर अनुभव था। मेरे लिए बौद्धिक रूप से भी समृद्ध करने वाला था। और आपको मैं ये पूछने वाला हूँ कि बहुत सारे स्पीकर जब बोलते हैं मंच में, आप पहले बोले थे, उसके बाद जब उन लोगों का स्पीच अब सुना, तो आपका जो विषय था, आपका जो राय था, उससे किसी का राय मिलते हुए आपने सुना कि? हाँ, ऐसा हुआ। जैसे जो मेरा विषय था वो था लोकतंत्र और निगम तंत्र, शक्ति कहाँ। तो अधिकांश मतलब कुछ जो स्पीकर्स थे वो कह रहे थे कि समन्वय की एक राह अपनानी चाहिए, और वास्तव में मेरी दृष्टि वही थी। मैंने अपने वक्तव्य में वही बात कही कि शक्ति का केंद्र जन है, शक्ति का केंद्र नागरिक समाज है, और विभिन्न विचारधाराओं के लोग भी थे, विचारों का वैविध्य भी था, लेकिन समानता भी थी। जैसे भूतपूर्व चुनाव आयुक्त जो थे, उनके विचारों में मुझे लगा कि वो एक समन्वय की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अन्य जो प्रतिभागी थे उनमें सुप्रिया श्रीनेत के विचार भी मैंने सुने, वो वैचारिक विपक्ष की बात कर रही थी। तो विचारों का वैविध्य भी था और विचारों की का साम्य भी था, समानता भी थी। और आप भी जर्नलिज्म पढ़ रहे हो, तो सुप्रिया जी भी जर्नलिस्ट थे। हाँ। और पैनल में परंजय जी भी था, वो भी जर्नलिस्ट थे। तो एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि हमारे देश का जो राजनीतिक स्थिति जो है उसमें सुधार लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ नई पीढ़ी को राजनीति में आना चाहिए या और कुछ आपका राय है? मुझे लगता है राजनीति अपने आप में बहुत समग्र विषय है। राजनीति कोई एकमात्र एक विषय नहीं है। राजनीति जीवन के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी तरह का पक्ष हो सकता है। तो जब हम राजनीतिक सुधारों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें जन को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि मतदान का जो अधिकार उनके पास है वो लोकतंत्र की भी और वो राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे लगता है आज सबसे अधिक आवश्यकता युवाओं को और खास करके भारत के समस्त लोगों को ये समझने की है कि मतदान सबसे अधिक आवश्यक है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि उसी से राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होती है आम व्यक्ति की, और युवा इसमें ये भूमिका निभा सकते हैं कि वे स्वयं तो इसके प्रति जागरूक हो ही साथ अपने आसपास और अपने परिवेश में। मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि कोई बड़े व्यापक स्तर पर आप चीज़ें शुरू कर दीजिए। अपने परिवेश से, अपने आसपास के लोगों से अगर आप उन्हें जागरूक कर पाते हैं, चाहे वो गोष्ठियों के माध्यम से हो, चाहे वो बातचीत के माध्यम से हो, और राजनीतिक चेतना जागृत करनी चाहिए। राजनीतिक चेतना क्या होती है? मैं पत्रकारिता की छात्र हूँ, मैंने जब पत्रकारिता पढ़ रही थी मुझे समझाया गया और मुझे ये वाकई लगता है कि सवाल करना, कि सवाल पूछना, और लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को सवाल करने का अधिकार देता है। और आज मुझे लगता है नागरिक समाज में उस चेतना का अभाव है कि वो सवाल नहीं पूछ पाते हैं, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है कि अगर कोई नीति या कोई कदम उठाया गया है तो वास्तव में इसका कारण क्या है।
तो एक तो राजनीतिक युवाओं की भागीदारी ये हो सकती है कि वो राजनीतिक रूप से जागृत हो, उनकी चेतना संपन्न हो, और वो चेतना संपन्न होगी सवालों के माध्यम से। और दूसरा, अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों की अनुपालना। मुझे लगता है नागरिक समाज को अपने कर्तव्यों की अनुपालना की ओर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो ये दो अधिकार और कर्तव्य का एक तरीके का समन्वय करके राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। और जैसे BCS के मंच आपको देखा कि आपने स्पीच रखा, तो अगले किसी साल एक पॉलिटिशियंस के नाते भी आपको देख सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर होने के नाते आपके एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का इच्छा है आपने? मैं भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है मैं नहीं जानती, लेकिन वर्तमान में मेरी यह अभिरुचि है कि मैं पत्रकारी कामकाज की ओर ही अपना बेहतर करूँगी, या शोध में मुझे जाना है। अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक चेतना को समृद्ध करने में जो भी काम हो सकता है वो मैं काम करूंगी। मैं किसी भी तरीके के इस बंधन में नहीं हूं कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। मैंने अपना मानस ये बनाया है कि मुझे शोध में काम करना है, पत्रकारीय शोध की ओर जाना है, तो मैं शोध की दृष्टि लेकर काम करूंगी। और उस बीच में अगर ऐसा कोई प्रक्रम आता है कि मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से भागीदारी देने का अवसर मिलता है तो मैं दूँ पूरी निष्ठा से। और एज जर्नलिस्ट आपको ये स्पेशली मैं पूछना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटिक्स में जैसे बार बार ये बोला जाता है कि जर्नलिज्म इज़ ए फोर्थ पिलर ऑफ लोकतंत्र का, तो यह इस पर आपका क्या मानना है कि हमारा जो फोर्थ पिलर है वो क्या सख्त है या वो गिरने की तर पर है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ एक तरीके का वैचारिक ध्रुवीकरण आज हम मीडिया में देखते हैं। अगर आज आप भारतीय मीडिया का अवलोकन करेंगे, विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर मैं कहूँ, मैं डिजिटल माध्यम और अखबारों की बात अभी नहीं करूँ, अखबारों की स्थिति अभी बहुत अच्छी है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में अखबार और डिजिटल माध्यम बहुत बेहतर कर रहे हैं। और डिजिटल माध्यम तो वैकल्पिक पत्रकारिता के तौर पर उभरे थे, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। जो सबसे बड़ी मुझे समस्या, या मैं कहूँ जो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती है, वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वैचारिक ध्रुवीकरण हो गया है, एक अतिवादिता। और भारतीय मीडिया कभी अतिवादी नहीं रही थी, ये अभी के कुछ सालों में या कभी ऐसा रहा भी तो ये अतिवादिता से बचने की मुझे अब लगता है आवश्यकता है। अगर वैचारिक तौर पर हम किसी एकांगी हो जाएंगे, किसी भी, चाहे वो किसी भी विचारधारा की बात हो, तो उसका प्रभाव फिर हमारे पत्रकारीय कामकाज पे भी पड़ता है। और मुझे लगता है कि वैचारिक अतिवादिता से अगर भारतीय मीडिया बचे तो फिर वो बेहतर कर रही है और बेहतर करेगी खबरों को देने में। और यदि वो बच नहीं पाया तो सामने वाला टाइम क्या जो पत्रकारिता पढ़ रहा है उसके लिए सेफ रहा? आपको क्या मानना है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें फिर हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, उन छात्रों की जो पत्रकारिता की पढ़ाई अभी कर रहे हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि फिर वो ऐसे कुछ, या तो वो लिखने पढ़ने के माध्यम से वो काम करें, वो अपने क्योंकि आजकल फ्रीलांसिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वतंत्र पत्रकारिता की स्वतंत्र विधा अपने आप में एक जैसे कुलदीप नायर जी ने दिखा के गया था, हाँ, प्रभाष जोशी की पत्रकारिता मैं याद करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए वो बहुत बड़े पत्रकार है, बहुत बड़ा नाम है। तो ये ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पत्रकारिता की जा सकती है। तो मुझे लगता है युवाओं को निराशावादी होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सत्य को सामने रखकर अगर वो ये देखें कि वो अपनी क्या भूमिका सुनिश्चित करते हैं, अपने आप को उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उस वैचारिक अतिवादिता से कैसे बचा के रख सकते हैं, तो कठिन है लेकिन वो कर सकते हैं। मतलब जैसे बौद्धिक रूप से मुझे लगता है अगर आप एक लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, एक चिंतन की परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आप फिर किसी एकांगिक उससे प्रभावित नहीं होंगे। वो कुछ हद तक मीडिया ये प्रयास करती है, मैं मीडिया की छात्रा हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ, मीडिया मत बनाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सजग रहे, थोड़े सतर्क रहे, आजकल आपके हाथ में फ़ोन है, अगर आप क्रॉस वेरीफाई चीज़ों को कर रहे हैं, खुद के स्तर पर भी जांच परख रहे हैं, फैक्ट चेक का बहुत है भी है। हाँ, तो फैक्ट चेक के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि व्यक्ति जो हमारे सामने बोल रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। बस ये जागृति हम में रहे कि जो वो बोल रहा है उस पर विश्वास न कर ले, बल्कि अपने स्तर पर एक बार चेक भी कर ले, एक बार पुनः परीक्षण भी कर ले, तो वो चेतना मुझे लगती है आवश्यक। और जर्नलिज्म का हालत आपका, मतलब हम बोल रहे हैं कि बनारस में या यूपी में, ये साइड में कैसा है? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो वहाँ का नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है। मतलब बनारस की अगर मैं बात करूं तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनारस में किसी भी तरह से खंडित हुई हो, या वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। परस्पर वैचारिक विभेद भी अगर है तो लोग सुन लेते हैं, लोग बातचीत कर लेते हैं, ऐसा किसी भी तरीके का डिस्कोर्स जारी है, विमर्श हो रहा है, बिल्कुल विमर्श हो रहा है। और बनारस इसलिए भी मुझे लगता है कि एक तो गंगा के घाटों पर अगर कोई दक्षिण की बात कर रहा है तो वहीं पर
आयशा का कोई व्यक्ति बैठ के वाम की भी बात करेगा। तो बहुत विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, तो वैचारिक विमर्श तो है वहाँ पर। वैसी स्थिति है विश्वविद्यालय के भीतर भी छात्रों के बीच में भी संवाद की ऐसी प्रक्रिया निर्मित है कि अलग अलग विचारधाराओं की बातचीत होती है, लोग सुनते भी हैं। थैंक यू नम्रता। अगली बार किसी बार आपको पॉलिटिकल लीडर के रूप में देखना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जैसे जो नए हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, तभी अगर सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।